नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 नवंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में आवारा पशुओं से मौत या फिर दिव्यांगता पर मिलेगी 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में आमजन के लिए अच्छी खबर, ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। सीएम नायब सिंह सैनी की चेतावनी, गुणवत्ता से समझौता नहीं, QR कोड लगेंगे, होगा थर्ड पार्टी व सोशल ऑडिट। हरियाणा में गेहूं की बुआई 90% हुई पूरी, किसान अब पहली सिंचाई की तैयारी में जुटे। भिवानी की टीचर मनीषा डेथ मिस्ट्री, फिर लौटी CBI टीम, घटनास्थल सिंघानी बस स्टैंड का राउंड लिया, जल्द खुलासे का दिया आश्वासन। हरियाणा में 30 नवंबर को होगी NMMS परीक्षा, प्रदेश भर के 192 सेंटर बनाए, 57,268 परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। हरियाणा में खाद्य वितरण को लेकर बदली व्यवस्था, अब ये काम करने पर किसानों को मिलेगी खाद। पानीपत व पलवल चीनी मिल का पेराई सत्र हुआ शुरू, वर्चुअल तौर से जुड़े मंत्री अरविंद शर्मा। हवन यज्ञ के बाद DC ने दबाया बटन। एप्पल भारत में 5वां स्टोर खोलने जा रहा है। 11 दिसंबर को नोएडा के DLF मॉल में ओपनिंग होगी। इस साल तीसरा आउटलेट ओपन होगा। और गोवा में नरेंद्र मोदी ने 77 फीट की श्री राम प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं कर्नाटक में 1 लाख लोगों के साथ गीता पढ़ी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते मौसम विभाग ने 2 दिन गहरी धुंध पड़ने का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के 10 शहरों में पहले ही येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। वहीं दक्षिण हरियाणा के अधिकतर इलाकों में धुंध पड़ेगी। इसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, भिवानी, झज्जर और रोहतक जिले शामिल हैं। वहीं उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर हो रही बर्फबारी का असर हिसार जिले में देखने को मिल रहा है। हिसार शहर का रात का तापमान लगातार सामान्य से कम चल रहा है। प्रदेश में कैथल सबसे अधिक ठंडा जिला रहा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने के चलते केवल उत्तर पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होगी। वहीं बीते दिन कहीं कहीं आंशिक बादलबाई देखने को मिली, जिससे संपूर्ण इलाके में तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं मैदानी राज्यों में अभी मौसम आमतौर पर शुष्क और साफ बना रहेगा। अभी किसी सक्रिय मौसम प्रणाली का असर नहीं होने से अभी वातावरण में नमी नहीं है। भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी लेडी टीचर मनीषा मौत के मामले में CBI की टीम चौथी दफा भिवानी पहुंच गई है। इसके बाद CBI टीम शुक्रवार को गांव सिंघानी पहुंची। यहां पर घटनास्थल और सिंघानी बस स्टैंड तक का राउंड लिया। मनीषा मौत मामले में अपने स्तर पर जांच कर रही है। इधर जांच में तेजी और स्पष्टता के लिए 30 नवम्बर को गाँव ढाणी लक्ष्मण में भूख हड़ताल व धरना दिया जाएगा। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि गुरुवार को CBI की टीम उनसे मिलने के लिए घर आई थी। इस दौरान कुछ पूछताछ तो नहीं की, हालांकि CBI के अधिकारियों से बातचीत की थी। CBI ने कहा कि जांच तेजी से चल रही है, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए CBI से ही उम्मीद है, जो बेटी के दोषियों को सजा दिलाएगी। वहीं संजय ने कहा कि CBI की जांच तेजी से की जाए और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा CBI की जांच कहां तक पहुंची, यह भी स्पष्ट रूप से बताई जाए। इसी मांग को लेकर 30 नवंबर को गाँव में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा। इस धरने में शामिल होने के लिए सभी लोगों को न्योता दिया गया है। लोगों को इस मामले की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। पंचायत में फैसला हुआ था कि धरने में शामिल लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, तो वहीं मनीषा का परिवार भी इसमें शामिल होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सख्त हो गए हैं और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों व अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता से कोई भी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी ठेकेदार या अधिकारी द्वारा कार्यों की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की बैठक की अध्यक्षता में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि जहां भी परियोजनाओं के निर्माण में लापरवाही या फिर कमी पाई जाए, वहां क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सक्षम बनाया जाए। उन्होंने राज्य में स्थित PWD लैब्स की जानकारी भी ली, जो निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करती है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट, पुल, फ्लाईओवर, ROB या भवन निर्माण और सड़क उन्नयन परियोजनाओं की DPR अब QAA एम्पैनल्ड प्रोफेशनल कंसल्टेंट द्वारा तैयार की जाएगी, ताकि योजना और क्रियान्वयन में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। इन परियोजनाओं में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग एजेंसियां भी शामिल होंगी।
हरियाणा की ग्रामीण आबादी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। यहां अब आबादी देश क्षेत्रों में गांव के लोगों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा। साथ ही स्वामित्व, लीज और बंधक यानी कब्जे सहित या फिर बिना कब्जे जैसी संपत्ति अधिकारों का हस्तांतरण आसान बनेगा, जिससे ग्रामीणों को बैंक से लोन लेने के साथ साथ अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। स्वामित्व मिलने से प्रॉपर्टी की ऊंची कीमत मिल सकेगी। इस संबंध में विधि एवं विधायी विभाग की ओर से हरियाणा आबादी देह अध्यादेश की अधिसूचना जारी कर दी गई है। गत दिनों सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश को लाया गया था, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य आबादी देह क्षेत्रों में कब्जा धारकों के स्वामित्व अधिकारों की पहचान करना, उनका अभिलेखन करना और उनका समाधान करना है। जिन लोगों का स्वामित्व सर्वोत्तम रूप से सिद्ध होता है, उन्हें मालिकाना हक दिया जा सकेगा। साथ ही सीमाओं और स्वामित्व से जुड़े पुराने विवादों का समाधान भी होगा। आबादी देह भूमि किसी के नाम पर नहीं होती है। लोगों को ऐसी जमीन के सरकारी दस्तावेज बनवाने में खासी कठिनाई झेलनी पड़ती है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना चलाई है। इस योजना के तहत आबादी देह का ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए मैपिंग का कार्य पूरा किया जाएगा। वहीं ड्रोन सर्वेक्षण मैपिंग डाटा के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा ग्राउंड की औपचारिकताएं पूरी होने पर आबादी देह के मालिकों को उनका हक मिल पाएगा। हरियाणा में आमजन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सूबे की नायब सैनी सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2 लागू कर दी गई है, जिसके तहत आवारा पशुओं जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, नीलगाय आदि और पालतू व जंगली जानवरों की वजह से हुई सड़क दुर्घटना में घायल, विकलांग या फिर मारे गए लोगों के परिवारजनों को उनकी फैमिली आईडी के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी घटनाएं 5 सितंबर 2025 की अधिसूचना के बाद हुई है। जिन परिवारों की सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे परिवार दयालु 1 और दयालु 2 योजना के तहत क्लेम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुत्ते के काटने पर आर्थिक सहायता राशि भी तभी मिलेगी जब घटना किसी सार्वजनिक जगह पर हुई हो और पीड़ित ने जानवर को उकसाया नहीं हो। इस घटना के तहत मौत या फिर 70% से ज्यादा विकलांगता होने पर उम्र के हिसाब से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस मदद का लाभ उठाने के लिए घटना के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए एक FIR की कॉपी, DDR, मेडिकल रिपोर्ट, अस्पताल के फर्जी और फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। हरियाणा में औद्योगिक विस्तार से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ फतेहाबाद जिले में औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक खंड एक उत्पाद योजना के तहत काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर प्रोग्राम टू एक्सलेटेड डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत जिले के 22 बरसीन की 25 एकड़ भूमि में खंड स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के क्लस्टर स्थापित हो जाएंगे। क्लस्टर स्थापित होने पर सरकार की योजना के तहत कुल लागत राशि का 75% अनुदान दिया जाएगा, ताकि उद्योग विकसित होने में सहायता मिल सके। वहीं ग्रामीण इलाकों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक खंड एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टिकोण से जोड़ना है और सरकार इस योजना पर तेजी से काम भी कर रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे उद्यमी बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की तरफ से आधिकारिक रूप से CTET फरवरी 2026 परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। बोर्ड द्वारा ये अधिसूचना 27 नवंबर 2025 को जारी की गई। इस परीक्षा का आयोजन कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CBSE की तरफ से परीक्षा की तिथि पहले ही जारी की जा चुकी है। CTET परीक्षा 8 फरवरी 2026 को 2 पारियों में पूरे देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। पेपर 1 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों के लिए रहेगा, जबकि पेपर 2 6 से लेकर के कक्षा 8वीं तक के अध्यापकों के लिए होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति योजना यानी NMMS परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर रविवार को करवाया जा रहा है। इस परीक्षा में प्रदेश भर में 57,268 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा 192 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक संचालित करवाई जाएगी। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर और सचिव मुनीश शर्मा ने कहा कि इस परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रमुख केंद्र अधीक्षक उसी विद्यालय के प्राचार्य
प्राचार्य और मुख्य अध्यापक होंगे। उन्होंने बताया कि प्रमुख केंद्र अधीक्षक का बेटा या बेटी या फिर ब्लड रिलेशन में कोई भी छात्र उस परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रहा है तो उस अवस्था में विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से स्वीकृति लेकर ही प्रमुख केंद्र अधीक्षक नियुक्त करेंगे। परीक्षा केंद्र पर एक कमरे में अधिकतम 24 परीक्षार्थी बैठाए जाने हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर नियुक्त स्टाफ द्वारा पेपर आउट करवाने, ड्यूटी में लापरवाही, अनियमितताएं प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाने अथवा किसी भी रूप से परीक्षा की पवित्रता भंग होने का प्रमाण मिलने पर सरकारी विद्यालयों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पानीपत शुगर मिल के 69वें गन्ना पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ शुक्रवार को जिला उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कुमार दहिया ने बटन दबाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने शुगर मिल के कर्मचारियों और किसानों को शुभकामनाएं दी। उपायुक्त ने कहा कि शुगर मिल में आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली चालक किसानों को अपनी ट्रॉली के पीछे रिफ्लेक्टर लगाकर रात के समय सावधानी पूर्वक चलना चाहिए ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस वर्ष 2025-26 में 66,000 क्विंटल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ऑनलाइन माध्यम से किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पानीपत शुगर मिल में नई नई तकनीकों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है जिससे उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों में ही सुधार हुआ है। पलवल की सहकारी चीनी मिल में 42वें गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि गन्ना किसानों को पेराई सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि किसानों का विश्वास और सहयोग मिल की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने पुराने गन्ना किसानों से पुनः गन्ने की खेती की ओर लौटने का आह्वान भी किया। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यूजी 2025 परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को आयोजित करवाई जाएगी। भारतीय रेलवे ने इस बारे में एक नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस में दी गई जानकारी के मुताबिक आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा 20 दिसंबर 2025 को आयोजित करवाई जाएगी। पहले चरण में बात करें तो पास हुए स्टूडेंट्स दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद अब कैंडिडेट्स को सीटी स्लिप और एडमिट कार्ड का इंतजार है। परीक्षा के 10 दिन पहले सीटी स्लिप जारी होगी तो वहीं एडमिट कार्ड 3 या 5 दिन पहले जारी किया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद ही उन्हें परीक्षा हॉल में जाने की इजाजत दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ओरिजिनल आधार कार्ड और उसका प्रिंट आउट लेकर साथ आएं। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि खाद के दुरुपयोग व ब्लास्ट में यूज होने के बाद खाद वितरण व्यवस्था बदल दी गई है। फरीदाबाद मॉड्यूल व कालाबाजारी के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले किसानों को ही खाद का वितरण किया जाएगा। इसके लिए सभी पैक्स, सहकारी समितियों व एजेंसियों को मशीनें दी गई है जिसके आधार व पूरी वेरीफाई के बाद ही खाद दिया जाएगा। मंत्री श्याम सिंह राणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खाद का दुरुपयोग करने व ब्लैक में बेचने वालों पर अब अंकुश लगाने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। अब आधार कार्ड पर किसी को भी खाद नहीं दिया जाएगा। खाद वितरण के लिए मशीनों को चलाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही कहा कि पोर्टल पर वेरीफाई होते ही सरकार द्वारा किसानों को बाजरा फसल की भावांतर भरपाई जल्द कर दी जाएगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्ती अनुबंध के आधार पर होने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन स्वयं जाकर या भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए तथा उन्हें टाइपिंग आती हो। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए तथा उन्हें टाइपिंग आती हो। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 10 दिसंबर रहेगी। सैलरी 19,905 रुपए पर मंथ मिलेगी। होंडा कोर्स इंडिया की पॉपुलर सेडान अमेज भारत में कंपनी की सबसे सेफ कार बन गई है। 3rd जनरेशन मॉडल को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी BNCAP तथा भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में एडल्ट प्रोडक्शन कैटेगरी में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है जो इसके सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है। हालांकि कार चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 4 स्टार ही स्कोर कर पाई। एजेंसी के क्रैश टेस्ट रिजल्ट के अनुसार होंडा अमेज को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 28.33 और सेफ्टी चाइल्ड के लिए 49 में से 40.81 पॉइंट मिले हैं। इसके साथ ही ये मारुति की डिजायर के बाद भारत में दूसरी सेडान है जिसे 5 स्टार मिले हैं। होंडा भारत में एक SUV एलिवेट और 2 सेडान सिटी और अमेज बेचती है। 3rd जनरेशन अमेज कंपनी की पहली कार है जिसका भारत NCAP में क्रैश टेस्ट हुआ है। होंडा अमेज में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट और असिस्ट, फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर्स और चाइल्ड ISO फिक्स सीट
एंकर जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं। हायर वेरिएंट में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और लेवल 2 एडास पैकेज फीचर भी दिए गए हैं। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटो हाई बीम, अपने आप इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल है। सेडान की कीमत की बात करें तो 7,41,000 रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक एक्स शोरूम जाती है। सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला हुंडई ओरा, मारुति डिजायर और टाटा टिगोर से होने जा रहा है। राजस्थान के जयपुर, सीकर, ब्यावर और पाली में शुक्रवार सुबह बारिश हुई। उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। यहाँ कई इलाकों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके चलते बारिश हो रही है। इससे सर्दी का असर कम हो गया है। राजस्थान में 29 व 30 नवंबर को घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 1 दिसंबर से शीतलहर का दौर फिर से शुरू होगा। उधर उत्तराखंड के 4 धामों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। केदारनाथ की बात करें तो इसमें पारा -14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बद्रीनाथ में -13, गंगोत्री में -13 और यमुनोत्री में -9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आदि कैलाश में पारा -15 डिग्री सेल्सियस चला गया है। वहाँ नदी, झील और झरने सब कुछ जम गए हैं। लोग बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने शुक्रवार को साइक्लोन दितवाहा का अलर्ट जारी किया है। तूफान 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तट के पास से गुजरेगा। फिलहाल मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में -4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच डल झील पर शुक्रवार सुबह कोहरा छाया रहा। श्रीलंका और दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात दितवाहा शुक्रवार को तेज हवाओं, भारी बारिश और उफान भरे समुद्र के बीच यह सिस्टम 23 नवंबर की सुबह तक उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के करीब पहुंच सकता है। वहीं 29 नवंबर को पूरे तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई में भी भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया गया है। बारिश का सिलसिला 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, साइक्लोन दितवाहा और भारी बारिश के चलते जाफना, पुडुचेरी, तूतिकोरिन और त्रिची की उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले वेबसाइट या फिर ऐप पर फ्लाइट स्टेटस अवश्य चेक कर लें। हरियाणा के 12 शहरों में गुरुवार को तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया, तो वहीं कैथल में न्यूनतम तापमान सबसे कम यानी 5.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 14 अंक गिरकर 85,707 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 13 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और ये 26,203 के लेवल पर बंद हुआ। ऑयल एंड गैस, रियल्टी, प्राइवेट बैंकिंग और आईटी में गिरावट रही, तो वहीं मीडिया, मेटल, फार्मा और हेल्थ केयर गिरकर बंद हुए। एक दिन पहले यानी 27 नवंबर को बाजार 14 महीने बाद अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा था। निफ्टी ने कारोबार के दौरान 26,310 और सेंसेक्स ने 86,055 का लेवल छुआ। वहीं 10 ग्राम सोना 534 रुपए महंगा होकर 1,26,591 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 1,692 रुपए महंगी होकर 1,64,359 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।